नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में कई सारे प्रश्न पूछे गए, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पहले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता जो है, तो ये किससे? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग समझने का काम करेंगे। देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटने का काम करते हैं। ठीक है, तीन भागों में बांटने का काम करते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो दूसरा हमारा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या होता है? तो तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जहाँ पर कोई लिखित प्रमाण ना मिले। ठीक है, क्या हो? जहाँ पर कोई लिखित प्रमाण ना मिले वो प्रागैतिहासिक काल होता है। ठीक है, जहाँ कोई भी लिखित प्रमाण ना मिले, जैसे पाषाण काल। ठीक है, जहां पर कोई भी लिखित प्रमाण ना मिले वो क्या होते हैं? तो वो आपके प्रागैतिहासिक काल होते हैं, जैसे पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो वहां पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो सारे पाषाण काल क्या होंगे? वो आपके प्रागैतिहासिक काल होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होगा? ऐसा काल जहां पर क्या हो? जहां पर लिखित प्रमाण मिले लेकिन उन्हें पढ़ा ना जा सके। ठीक है, क्या हो? तो लिखित प्रमाण प्राप्त हो। ठीक है, लिखित प्रमाण प्राप्त हो लेकिन उन्हें पढ़ा ना जा सके, लेकिन पढ़ा ना जा सके, तो वो काल क्या होगा? तो वो आपका आद्य ऐतिहासिक होगा। और ऐतिहासिक में क्या होगा? ऐसा काल जहां पर क्या हो? जहां लिखित प्रमाण प्राप्त हो और उन्हें पढ़ा भी जा सके। ठीक है, क्या हो? प्राप्त हो और पढ़ा भी जा सके, तो वो क्या होता है? आद्य जो है ऐतिहासिक होता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको क्या होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उनको भी पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो होगी वो क्या होगी? तो वो आद्य ऐतिहासिक युग में होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक में क्या हो? कोई भी प्रमाण ना मिले। आद्य ऐतिहासिक में है कि प्रमाण मिले लेकिन उन्हें पढ़ा ना जा सके। और ऐतिहासिक में क्या होगा? कि लिखित प्रमाण मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लिखित प्रमाण तो हमको मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में आती है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बताइएगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? बताएंगे, क्या हो जाएगा? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर बेबीलोन की सभ्यता। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार हुआ करते थे और मेसोपोटामिया सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आप याद रखोगे मेलुहा शब्द का। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आप कहोगे मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा नगर की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, ध्रुव ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने या फिर एनजी मजूमदार ने। तो हड़प्पा की बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल है जिसकी खोज हो रही है, पहला स्थल है। और कब हो रही है इसकी खोज? तो 1921 में हो रही है।
और कौन करेंगे तो दयाराम साहनी करेंगे। ठीक है, हड़प्पा की खोज कौन करेंगे तो आप कहोगे दयाराम साहनी करेंगे। कहाँ पर होगा तो हड़प्पा की जो खोज है ये हो रही है कहाँ पर, तो ये पंजाब में हो रही है। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, जिसके संदर्भ में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला ये स्थल हड़प्पा है। 1921 में दयाराम साहनी इसकी खोज कर रहे हैं पंजाब में, मांटगोमरी जिला, रावी नदी के किनारे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे? गेहूं, जौ, कपास, ये सभी। क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछता कि सबसे पहले किसकी खेती हुई, अगर आपसे सबसे पहले पूछता तो फिर आप क्या कहते हैं? तो फिर आप कहते हैं यव, यव, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं जौ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है किसकी खेती हो रही है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे यव, या फिर कहेंगे जौ की खेती जो है वो सबसे पहले हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले किसकी खेती हो रही है तो आप कहोगे किसकी? जौ की खेती सबसे पहले हो रही है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे पहले नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है हड़प्पा वासी किसकी खेती करते थे। ठीक है, तो मानव ने सबसे पहले जो खेती की है वो किसकी? यौ, या फिर कहेंगे जौ की है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है किसकी खेती हड़प्पा वासी किया करते थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। हड़प्पा के जो लोग हैं वो गेहूं की भी खेती कर रहे हैं, जौ की भी कर रहे हैं और कपास की भी कर रहे हैं। तो इन सब की खेती कर रहे हैं, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा वासी इन सभी की खेती कर रहे हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि जो कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ से मिल रहे हैं, कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आप कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे लहुरा देव से। ठीक है, कहाँ से? तो लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पर पड़ेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर है। ठीक है, कहाँ पर? तो संत कबीर नगर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, कितने? तो लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 8000 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 8000 ईसा पूर्व में लहुरा देव में, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, यहाँ कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, लहुरा देव के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो लहुरा देव के बाद मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये बलूचिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर? तो मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान में है। और यहाँ से फिर सबसे जो है प्राचीन कृषि के प्रमाण मिलते हैं। कितने? तो 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, कितने? तो 7000 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेहरगढ़। ठीक है, कृषि के सबसे प्राचीनतम पूछा जाए तो आप कहोगे लहुरा देव, जहाँ पर 8000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिल रहे हैं। और लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? तो आप मेहरगढ़ करोगे। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, घग्गर, भुगवा, रावी। कई बार इस प्रश्न को कर चुके हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारी परीक्षाओं में घुमा फिरा के बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर? तो गुजरात में है। और ये कैसा? तो ये एक बंदरगाह नगर है, याद रखेंगे। लोथल कैसा? तो ये एक गोदीवाड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड नगर है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें मिली है? बताइएगा। तो तांबे की मोहरें कहाँ से मिली है ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? लोथल से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तांबे की मोहर कहाँ से मिली है बताएंगे। क्या हो जाएगा? लोथल से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से या हड़प्पा से। कहाँ से? आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, हड़प्पा से। हड़प्पा से हमको क्या हो रहा है? तांबे की कुछ मोहरें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ हड़प्पा से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से हमको अन्नागार के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा? अन्नागार मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से हमको एक कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। और ये जो कब्रिस्तान है इसको R37 नाम दिया गया। साथ ही साथ यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से हमको क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमको पुरोहित आवास मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पुरोहित आवास देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से हमको श्रमिक आवास मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमको श्रमिक आवास देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से हमको पुरुष नर्तक की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरुष नर्तक की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो लकड़ी के ताबूत भी हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको हड़प्पा से देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से, ठीक है, विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? क्या हो जाएगा? तो कोबाड़ वाला जो सांड होता है, ठीक है, जो बैल होता है, तो उसकी मुद्रा हमको प्राप्त हो रही है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु है।
और इसकी मुद्रा आपको कहाँ से मिलेगी? हड़प्पा से, चनोदड़ो से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ क्या नाम है? तो सिंधी भाषा में इसका जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, क्या होता है? तो मृतकों का टीला या फिर कहेंगे माउंट ऑफ द डेड जो है, तो ये मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में नाम है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है तो ये कब हो रही है? तो ये 1922 में हो रही है। कौन करेंगे? राखल दास बनर्जी कर देंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो राखल दास बनर्जी जो है तो ये मोहनजोदड़ो की खोज करेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में नाम है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से आपको क्या होगा? तो यहाँ से भी आपको अन्नागार मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ से आपको विशाल स्नानागार मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको एक योगी की मूर्ति मिलेगी। यहाँ से आपको योगी की मूर्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो सूती कपड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपको सूती कपड़े का साक्ष्य मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, स्नानागार मिलेगा, योगी की मूर्ति मिलेगी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से जो कुबड़ वाला साड़ है तो उसकी एक विशाल प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बताएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर कौन सा है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया, जिसको घेरा नहीं किया है? कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो या फिर चनोदड़ो है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। बताएंगे ये वाला प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया। बताएंगे क्या जाएगा? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चनोदड़ो? आठवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की अगर हम लोग बात करें तो चनहुदड़ो जो है तो ये भी आपको सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? तो ये भी आपको सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। और कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे आपको चनहुदड़ो देखने को मिल जाएगा। चनहुदड़ो से आपको याद रखना है यहाँ से क्या हो रहा है? तो यहाँ से आपको झूकर झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? तो झूकर झांकर, ठीक है, झूकर झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिलेंगे जो कि हड़प्पा की समकालीन स्थानीय संस्कृति है। तो झूकर झांकर संस्कृति के आपको साक्ष्य मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे चनहुदड़ो से, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा? तो यहाँ से आपको वक्राकार ईंटें मिलेंगी। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ से आपको वक्राकार ईंटें मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो सौंदर्य प्रसाधन वाली जो चीजें, काजल, बिंदी, लिपस्टिक जो है तो वो आपको क्या हो जाएगा? तो सौंदर्य प्रसाधन वाली जो चीजें, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, वो आपको चनहुदड़ो से देखने को मिलेगी। वक्राकार आपको ईंटें मिलेंगी, झूकर झांकर संस्कृति के प्रमाण मिलेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक है जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो लोथल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर धौलावीरा? बताएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो लोथल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर धौलावीरा? बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हमसे बन जाते हैं। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो गुजरात में है धौलावीरा। और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। ठीक है, क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे सफेद कुआं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से देखो हमको क्या हो रहा है? तो यहाँ से हमको एक शिलालेख के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो यहाँ से हमको शिलालेख के प्रमाण मिलते हैं, हालांकि उनको भी पढ़ा नहीं जा सका है। साथ ही साथ यहाँ से आपको स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो धौलावीरा से हमको स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं, शिलालेख के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ जल निकासी के सबसे अच्छे प्रमाण जो है वो आपको धौलावीरा में देखने को मिलते हैं। धौलावीरा का अर्थ क्या है? सफेद कुआं है, जो कि कहाँ पर? जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और भारत का ये जो धौलावीरा है ना, ये क्या है? तो ये 40वां विश्व विरासत स्थल भी चुना गया है। धौलावीरा जो है ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी चुना गया है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा को चुना गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धरोहर है? बताइएगा। क्या जाएगा? कोबड़ वाला साड़ है, पशुपति शिव की मूर्ति है, विशाल स्नानागार या फिर उपरोक्त सभी है? ठीक है, बताएंगे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर क्या है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रमुख धरोहर का मतलब कि महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है। प्रमुख धरोहर का मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख महत्वपूर्ण चीजें, धरोहर का मतलब महत्वपूर्ण चीजों से है, तो क्या हो जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोबड़ वाला साँड़ जो है ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये तो प्रिय पशु था। साथ ही साथ पशुपति शिव की मूर्ति, योगी की मूर्ति मिली है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ विशाल स्नानागार उस समय का, जिसे तत्कालीन विश्व का जो है आश्चर्यजनक जो है निर्माण कहा गया था जॉन मार्शल के द्वारा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। उपरोक्त तो सभी जो है ये महत्वपूर्ण धरोहर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आरंभित थी, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारंभिक वैदिक काल या फिर कहें ऋग वैदिक काल, ठीक है। आरंभिक वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है तो वो किस पर, तो शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, व्यवसाय पर या फिर कहेंगे कर्म पर। ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर, वो कर्म पर आधारित थी। जैसा आप कर्म करेंगे उसी वर्ण में आप हो जाएंगे। आप ब्राह्मण का काम कर रहे थे आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय का काम किए क्षत्रिय हो गए, वैश्य का काम किए वैश्य हो गए, शूद्र का काम किए शूद्र हो गए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, तो उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाएगी कि अब जिस कुल में आप पैदा होंगे आप उसी कुल के होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर, जबकि ऋग वैदिक काल में कर्म पर आधारित है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा वेद है जो कर्मकांड प्रधान है, बताएगा। तो कौन सा वेद है जिसमें आपको कर्मकांड देखने को मिलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बताइएगा कौन सा वेद है जो कर्मकांडीय है, ठीक है, क्या है, तो जिसमें कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। कर्मकांड प्रमुख रूप से मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो यजुर्वेद आप आंसर कर दोगे। यजुर्वेद में आपको कर्मकांड देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। यजुर्वेद जो है तो ये एक ऐसा वेद है जो आपको क्या होगा, जो आपको गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिल जाएगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आपको गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिल जाएगा। यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख है, और यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है वो क्या होता है, वो अधूर्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अधूर्य कहलाता है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधूर्य कहलाता है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है, और ऋग्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का, किसे वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, सामवेद। सारे गामा पा जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। इसे भारतीय संगीत का मूल कहते हैं। सारे गामा पा आपको सामवेद में देखने को मिलेगा, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं, उसको उद्गाता कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं, उसको उद्गाता कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, कौन सा वेद है जहां पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बताइएगा क्या जाएगा। तो कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, क्या जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए फटाफट इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, आंसर क्या जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद में क्या है, तो यहाँ पर आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि, इन सब का उल्लेख देखने को मिलेगा। जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वशीकरण या फिर कहें औषधियों का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। और अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है वो क्या होता है, तो वो ब्रह्मा कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, तो अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि का उल्लेख किया गया, और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, वामन पुराण है। देखो पुराणों की संख्या आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पुराणों की संख्या आपसे पूछा जाता है, तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाती है, आप क्या कहोगे, तो आप कहते हो 18, ठीक है। कितनी पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो आप कह देते हो 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा? तो मत्स्य पुराण कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो देखो, महाजनपदों की जब हम लोग बात करेंगे तो महाजनपदों की जानकारी हमको 2 ग्रंथों में मिलती है। एक मिलता है कौन सा? तो एक होता है बौद्ध ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ। आपसे अक्सर नाम पूछ लिया जाता है। बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आप कहोगे अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन ग्रंथ कौन सा है? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे भगवती सूत्र। ठीक है, कौन सा? तो जैन ग्रंथ अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ की बात करेंगे भगवती सूत्र। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है जहां पर आपको महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो ये 2 किताबें हैं जिनमें हमको महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ की बात करेंगे भगवती सूत्र में मिलती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो आपको जितने भी महाजनपद हैं उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपसे अंग महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, बताइएगा क्या जाएगा? तो वैशाली है, चंपा है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है। क्या जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो, कौशाम्बी अगर हम लोग बात करेंगे तो कौशाम्बी जो है तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी। कौन से? वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। श्रावस्ती अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रावस्ती जो है ये किसकी? तो ये कोसल महाजनपद की राजधानी। ठीक है, किसकी? कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। वज्जी अगर हम लोग बात करेंगे तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। तो क्या ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अंग। अंग की राजधानी चंपा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों की आपको राजधानियां याद होनी चाहिए, प्रश्न बनते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर, ऋषभ, पार्श्वनाथ या फिर सुधर्मन। क्या जाएगा? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन थे? क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। पार्श्वनाथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 23वें नंबर के हैं। और महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 24वें नंबर के और वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं। आपसे पहला पूछ रहा है पहले तीर्थंकर जो है वो कौन है? तो ऋषभ देव या फिर आदिदेव, आदिनाथ है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? बी आंसर कर देंगे। कुल कितने? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है या फिर मगधी है? 19वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि पहला उपदेश किसको दिया महावीर स्वामी की, हम लोग बात कर लेंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने पहला उपदेश किसे दिया, तो पहला उपदेश किसको दिया है? तो इन्होंने पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया। याद रखेंगे, जमाली जो है तो ये इनके महावीर स्वामी के दामाद थे और दामाद को इन्होंने सबसे पहले उपदेशित किया। सबसे पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया। कौन सी भाषा में? तो आप आंसर कर दोगे प्राकृत में। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली है, यशोदा है, अड़ोजुमा है या फिर त्रिशला है? क्या जाएगा? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहला उपदेश तो किसको? अपने दामाद को दिया था, जमाली को दिया है। ठीक है, महावीर स्वामी की ये क्या है? तो ये पत्नी है। यशोदा क्या है? तो ये पत्नी है। त्रिशला अगर हम लोग बात करेंगे तो महावीर स्वामी की क्या है? तो माता है। और अड़ोजमा या फिर इन्हीं को प्रियदर्शनी कहा जाता था। और ये कौन है? तो ये महावीर स्वामी की पुत्री हैं। तो याद रखिएगा, तो अड़ोजमा या फिर प्रियदर्शनी या फिर प्रियदर्शना जो है तो ये इनकी पुत्री हैं। यशोदा जो है पत्नी है और त्रिशला जो है महावीर स्वामी की माता है और दामाद जो है वो जमाली है और सबसे पहले इन्हीं को उपदेशित किया था। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर हुई है? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बताइएगा। जैन धर्म में पहली संगीति, जैन धर्म की पूछ रहा है तो जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर? पाटलिपुत्र, वल्लभी, बोधगया, पावापुरी। क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म की जो पहली संगीति है ये हो रही है कहाँ पर? तो ये होगी पाटलिपुत्र में। और दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर होगी? तो वो वल्लभी, गुजरात में होगी। याद रखेंगे, जैन धर्म में पहली बौद्ध संगीति जो है तो वो पाटलिपुत्र में और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कहाँ पर? तो वो वल्लभी, गुजरात में। तो यहाँ पर पहली आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो सारनाथ में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। बताइएगा क्या जाएगा? तो बुद्ध का जन्म अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? तो लुम्बिनी में कर दोगे। ठीक है, कहाँ पर? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हो रहा है? लुम्बिनी में हो रहा है। ठीक है, कुशीनगर में अगर हम लोग बात करेंगे, कुशीनगर या कुशीनारा में इनकी क्या हो रही है? तो इनकी मृत्यु हो रही है।
सारनाथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो सारनाथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला उपदेश दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, कुशीनगर कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो कौशल में इन्होंने, कौशल महाजनपद में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर, तो श्रावस्ती, कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या आ जाएगा, तो सारनाथ में। पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया, और जो पहला उपदेश दिया है उसको क्या कहा गया, तो पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ को ही क्या करते हैं, तो इसी को मृग दाव भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को मृग दाव भी कहते हैं, इसी को और क्या करते हैं, इसी को ऋषि पत्नम भी कहते हैं। याद रखिएगा, सारनाथ को ये क्या करते हैं, तो मृग दाव कहते हैं, सारनाथ को ही ऋषि पत्नम भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं और आपको उनका सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो चारों बौद्ध संगीतियां किस किस शासक के समय में हुई हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इनका आपको सही क्रम निर्धारित करना है। चलिए फटाफट से भी लोग आंसर करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, या फिर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, क्या हो जाएगा। तो पहली बौद्ध संगीति अगर हम लोग बात करेंगे तो अजातशत्रु के समय में हुई है, और अजातशत्रु आपको सबसे पहले एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति जो होगी वो कहाँ पर होगी, तो वो आपको होगी राजगिरी में होगी। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति होगी जो कि कहाँ पर होगी, जो कि वैशाली में होगी। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति होगी जो कि कहाँ पर, जो कि पाटलिपुत्र में होगी। और फिर कनिष्क के समय में चौथी और आखिरी बौद्ध संगीति होगी जो कि कुंडलवन कश्मीर में होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन संख्या डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो हर्यक वंश अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मगध में अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध में पहला राजवंश माना जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो मगध में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला राजवंश जो है तो वो हर्यक वंश माना जाता है। 544 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो 544 ईसा पूर्व में इस हर्यक वंश की स्थापना होगी। ठीक है, क्या होगा, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में इस हर्यक वंश की स्थापना होगी। और इसके संस्थापक जो है वो कौन है, तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बिंबिसार हो जाएंगे। और इनको श्रेणिक भी कहा जाता था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इनको श्रेणिक भी कहा जाता था। तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक है, और मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष में पहला जो राजवंश है वो हर्यक वंश माना जाता है। और क्योंकि इस राजवंश में सभी ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया है, इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। इतिहास में इसे क्या कहते हैं, हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश भी कहते हैं, क्योंकि इस राजवंश में अधिकांशतः जितने राजा हुए हैं सब अपने पिता की हत्या करके राजा बने हैं, इसलिए इस राजवंश को पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश पहला राजवंश है, और बिंबिसार जो है जिनको श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं ये इसके संस्थापक हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, अशोक ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, महापद्म ने। देखो पाटलिपुत्र जो शहर है इसकी स्थापना जो है तो ये गंगा और सोन नदी के तट पर हुई है। ठीक है, कौन से, तो गंगा और सोन नदी। ठीक है, क्या होगा, तो गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई है। और किसने की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उदयन ने। ठीक है, किसने, तो उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की है गंगा और सोन नदी के तट पर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था, अजातशत्रु है, महापद्मनंद है, घनानंद है, या फिर उदयन है, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न बन जाता है कि सिकंदर जो है इसका भारत पर आक्रमण कब हो रहा है, तो आप कहोगे 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, आक्रमण हो रहा है। ठीक है, सिकंदर आक्रमण कब कर रहा है, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर रहा है। और इसके समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा शासक था, तो अजातशत्रु, महापद्मनंद, घनानंद या फिर उदयन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस समय नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। ठीक है, कौन है, तो घनानंद जो है ये क्या है, तो ये नंद वंश का अगर हम लोग बात करेंगे तो नंद वंश का
ठीक है, अंतिम राजा है। ठीक है, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत में नंद वंश का शासन था और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद जो है शासन कर रहा था। और ये जो घनानंद है ना, इसको यूनानी जो इतिहासकार है, जो सिकंदर के साथ भारत आ रहे हैं यूनानी इतिहासकार, या फिर उसके बाद जो यूनानी इतिहासकार आते हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को क्या कहा है, तो यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा और सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का और घनानंद का शासन था। और इसी की हत्या करके क्या किया है, इसी की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार करके क्या किया, तो घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की है, तो ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा है और यूनानी इतिहासकारों ने इसे अग्रमीज का है। और सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईसा पूर्व में इसी नंद वंश का घनानंद का शासन था। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। कौटिल्य का, कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री किसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, जनक का, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो कौटिल्य, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, और क्या करते हैं, और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त कहते हैं। इनकी पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। और ये किसके प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था, ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से, बताइएगा। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था और ये महल किससे बना था, ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर मिट्टी से। इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग, राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी कौन होता था, सन्निधाता होता था, प्रदेष्टा होता था, युक्त होता था, समाहर्ता होता था। मौर्य काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्व संग्रह करने वाला, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, सन्निधाता, प्रदेष्टा, युक्त या फिर समाहर्ता। देखो सन्निधाता भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन्निधाता क्या होता था, तो ये कोषाध्यक्ष होता था। ये भी बहुत पूछा गया, तो याद रखेंगे। सन्निधाता क्या होता था, तो ये होता था कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता क्या होता था, तो कोषाध्यक्ष होता था। आपसे राजस्व संग्रह करने वाला पूछ रहा है, आपसे क्या होगे, समाहर्ता। ठीक है, किसे करोगे, तो आप कहोगे समाहर्ता को। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस मौर्य शासक को अमित्र घात भी कहा जाता था, बिंदुसार है, बृहद्रथ है, शालीशुक है, अशोक है, बताइएगा कौन सा मौर्य शासक है जिसको अमित्र घात कहते थे। अमित्र घात या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे अमित्रोचेटस। ठीक है, क्या करते हैं, तो अमित्रोघात या फिर कहेंगे अमित्रोचेटस। अर्थ क्या होता है इसका, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात या फिर अमित्रोचेटस। ठीक है, जैन ग्रंथों में अगर हम लोग बात करें तो सिंह सेन भी कहा गया है। जैन ग्रंथों में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंह सेन भी कहा गया। तो किसको कहा गया है, बिंदुसार को, बृहद्रथ को, शालीशुक को या फिर अशोक को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बिंदुसार को। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा है, अमित्रोचेटस का है। ठीक है, संस्कृत में अमित्रघात कहा गया है जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति के द्वारा शासित होता था और इस समिति में कितने सदस्य होते थे, 10, 15, 30, 40। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का एक जो नगर है तो ये एक समिति के द्वारा संचालित होता था और इस समिति में कितने सदस्य होते थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। 5-5 सदस्यों की 6 समिति होती थी, कुल सदस्य इसमें कितने, 30 होते थे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर कर देंगे। ठीक है, 30 सदस्य होते थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले पता किसने लगाया, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों का पता सबसे पहले किसने लगाया तो आप कहोगे 1750 में, ठीक है, टीफेन थैलर ने। ठीक है, किसने, तो टीफेन थैलर ने। ठीक है, 1750 में अगर हम लोग बात करेंगे
तो अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया, तो आप आंसर करोगे 1750 में टिफेन थैलर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ा किसने, तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, किसने, तो 1837 में किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने का काम किया है। क्या जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि का यह शिलालेख था। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ, बताइएगा क्या जाएगा। तो मौर्य वंश के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध की गद्दी पर कौन सा राजवंश बैठा था, शुंग है, कण्व है, सातवाहन है, शक है, क्या जाएगा। तो देखो आपको क्रम याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कौन है, तो सबसे पहले आप कहोगे हर्यक वंश है। ठीक है, कौन है, तो सबसे पहले हर्यक वंश है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन है, इसके बाद शिशुनाग है। ठीक है, कौन है, तो शिशुनाग है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो इसके बाद नंद है। ठीक है, नंदों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो मौर्य है। मौर्यों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो शुंग है। और शुंग के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो कण्व है। और कण्व के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो सातवाहन है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है किसके बाद, मौर्यों के बाद। तो मौर्यों के बाद किसका नंबर आ रहा है, तो शुंग का आ रहा है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, कौन था, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, आप क्या कहोगे, आप कहोगे पुष्यमित्र शुंग था। और अगर आपसे शुंग वंश का अंतिम राजा पूछ ले, तो अंतिम राजा क्या कहोगे, तो आप कहोगे देवभूति था। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे देवभूति अंतिम राजा। संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, बताइएगा। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन है, शक है, हिंद यवन है, कनिष्क है, हर्ष है, क्या हो जाएगा। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने वाले राजा कौन है, क्या हो जाएगा, शक है, हिंद यवन है, कनिष्क है, हर्ष है, क्या हो जाएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, हिंद यवन या फिर कहेंगे इंडो ग्रीक राजा। ठीक है, हिंद यवन या फिर कहोगे इंडो ग्रीक राजा जो है, इन्होंने भारत में, हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक राजा जो है, इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की है, बताइएगा क्या जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, कनिष्क की बात करेंगे। और जो ये शक संवत है ना, इस शक संवत को आप याद रखेंगे 1957 में, 1957 में भारत सरकार ने इसको क्या किया, इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, क्या किया है, तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया है भारत सरकार ने। कब, 1957 में शक संवत को। ठीक है, शक संवत को भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार कर लिया है। और कनिष्क ने इसकी शुरुआत कब की थी, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 78 ईस्वी में। ठीक है, कब, तो 78 ईस्वी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के समय में आप याद रखेंगे वसुमित्र रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, तो वसुमित्र रहते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे चरक रहते थे, अश्वघोष रहते थे, अश्वघोष भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। साथ ही साथ नागार्जुन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या करते थे, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता था, तो ये भी याद रखेंगे आप। ये किसके दरबार में, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चौथी बौद्ध संगीत जो है, तो वो किसके समय में, तो वो कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर, तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के समय में। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित है, क्या हो जाएगा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सभी लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, चरक संहिता का संबंध किस विषय से, बताएगा। चरक संहिता, चरक की पुस्तक का नाम चरक संहिता है और ये किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। तो चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता और ये किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, चिकित्सा से। चरक संहिता किससे, तो चरक की पुस्तक है और ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त है, श्रीगुप्त है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या जाएगा। तो गुप्त वंश का आपसे संस्थापक पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। घटोत्कच है, चंद्रगुप्त है, श्रीगुप्त है या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। श्रीगुप्त जो है, तो ये गुप्त वंश का संस्थापक है। ऑप्शन संख्या
सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही प्रश्न करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को करते हुए इतिहास के पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, ताकि इसके बाहर से फिर कोई प्रश्न ना बने। लेकिन आपको इन सारे प्रश्नों का रिवीजन करना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो आप रिवीजन किए रहेंगे तो ये प्रश्न आपके तैयार रहेंगे, ताकि आपके सामने फिर यहाँ से या इस तरीके के कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो ना तो आपको कन्फ्यूजन हो और ना गलती की कोई गुंजाइश हो। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को रिवीजन करते चलना है। हम लोग इसी तरीके से एक क्रम से आगे बढ़ते हुए पूरे हिस्ट्री को, संपूर्ण जो इतिहास है उसको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जो बताएगा आज की क्लास कैसी लगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।